हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पर एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री पर और हमारा ये एपिसोड दूसरा है और चैप्टर भी हमारा दूसरा है। पहले एपिसोड में हम लोगों ने अच्छे प्रकार से ऑब्जेक्टिव का जो हम लोगों का ये एपिसोड चल रहा है, ये पूरी बुक को हम लोग एपिसोड में देखने वाले हैं। पूरी बुक के हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो हम लोग का जो ये तांडव स्टार्टिंग हुआ ऑब्जेक्टिव का, तो हम लोग आज उसी के सिलसिले में दूसरा चैप्टर पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा चैप्टर और इससे संबंधित जो सवाल बोर्ड में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना रहती है, उन सभी ऑब्जेक्टिव पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे जाके उससे देख सकते हैं। उसमें आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्यार दिए थे और अपना सपोर्ट दिखाए थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th का, यही हिस्ट्री का चैप्टर नंबर दूसरा है जो मौर्य काल से संबंधित रखता है। और ये चैप्टर जो है आपका, इससे 2 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव हर बार पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका चर्चा करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम ऑब्जेक्टिव हम लोगों के सामने आता है, क्या फूट डालो विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। यानी कि फूट डालकर विजय प्राप्त करके शासन करने का सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो ऑप्शन 4 दिया गया, अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अशोक या समुद्रगुप्त। तो पहला का आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अजातशत्रु। इसी ने आपका क्या कहा था, फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति को अपनाया था। अजातशत्रु एक का करेक्ट आंसर है। क्या यही आपका फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति को सर्वप्रथम इसी राजा ने किया था। नेक्स्ट सवाल आता है आप लोगों का कि जीवक वैद्य, एक जीवक वैद्य नाम था, ठीक है, वैद्य डॉक्टर था उस समय का। तो यह किस वंश के काल में था। एक जीवक जो था वो वैद्य था, वह किस वंश के काल में था। मौर्य के काल में था, गुप्त के काल में था, या हर्यक के काल में था, या कुषाण के काल में था। तो आपको पता होना चाहिए जीवक वैद्य जो था वो आपका हर्यक वंश के काल में था। जीवक वैद्य किसके काल में था, तो वह हर्यक वंश के काल में है। तीसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा, क्या अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने बनाई थी। यानी कि अपने स्वयं का खर्च से सुदर्शन एक झील था, उसका मरम्मत किसने करवाया था। ऑप्शन 4 है अशोक, कनिष्क, रुद्रदमन या स्कंदगुप्त। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अपने स्वयं के खर्च से जो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था वो आपको रुद्रदमन करवाया था। कौन करवाया था, रुद्रदमन। आपको स्कंदगुप्त टिक नहीं करना है, ठीक है, याद रखना है। आपका रुद्रदमन जो है करेक्ट आंसर है। इसी ने सुदर्शन झील का क्या कराया था, मरम्मत करवाया था। नेक्स्ट सवाल आता है, क्या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की। ऑप्शन है आप लोगों के सामने गंगा, सोन, पुनपुन या इन सभी के संगम पे। तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का जो नगर की जो स्थापना किया गया है इन सभी के संगम पर किया गया, अर्थात गंगा, सोन, पुनपुन इन तीनों नदी के संगम पर आपका पाटलिपुत्र का क्या किया गया है, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, 5वां नंबर सवाल को, कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। सवाल है, क्या समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने वाला, हुन एक जनजाति था उस समय का, तो हुन को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है। अशोक को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को या नेपोलियन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप को समस्त हुन को जो सर्वप्रथम परास्त किया था तो वो कौन किया था। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। 5 का करेक्ट आंसर क्या है, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और कई बार पूछा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क और मुसोलिनी। आप 10th में इस सवाल को पढ़े होंगे कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो नेपोलियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है, तो नेपोलियन। नेक्स्ट सवाल, ये भी आपका एक बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें जितना भी सवाल दिया गया वो एग्जाम के दृष्टिकोण से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा इस जितना भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। कौन सा अभिलेख था, यानी किसका अभिलेख था जिसमें भूमिदान का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त या इन सभी के। तो याद रखिएगा, इनमें से आपका जो भूमिदान का उल्लेख मिलता है वो मिलता है प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। किससे मिलता है, प्रभावती गुप्त का जो अभिलेख था उसी में भूमिदान का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आता है 8 नंबर सवाल, क्या भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। यानी कि कौन सा ऐसा वंश था, कौन सा ऐसा काल था जिसमें भूमि अनुदान से संबंधित सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिला था। मौर्य काल का, सातवाहन काल का, शुंग काल का या गुप्त काल का। इन सभी काल को आप पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से, तो ऑब्जेक्टिव में आप आसानी से आंसर दे सकते हैं।
तो आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव सही है तो आप कमेंट में बस बताइएगा क्या आपको कितना ऑब्जेक्टिव पता था और कितना आपको नहीं सीखने को मिली। तो याद रखिएगा भूमि अनुदान से संबंधित जो प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है वो मिलता है आपका सातवाहन काल का। किसका मिलता है? सातवाहन काल का। इसी मिलता है भूमि दान से प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट सवाल 9वां सवाल आता है इस 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? सवाल बनता है क्या 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? कब? तो 510 ईस्वी में। आपके हमने ऑप्शन है एरन सागर में, गरजरा दतिया में, मस्किया जूनागढ़ में। तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा कि 9th का आंसर क्या एरन सागर में 510 ईस्वी में क्या मिलता है? सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य अभिलेख यहीं पर मिलता है। नेक्स्ट सवाल आता है किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? और कई बार एग्जाम में आज तक ये पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। याद रखिएगा 13वें शिलालेख से अशोक कलिंग विजय का पता चलता है। कौन सा शिलालेख? तो 13वें शिलालेख से पता चलता है। 11वां नंबर सवाल आता है किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सालग्य प्रयास किया? यानी कौन सा ऐसा विद्वान था जो सिर्फ अभिलेख के आधार पर, जो अभिलेख था उसी के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिसेंज, काशी प्रसाद जायसवाल या देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर? तो याद रखिएगा 12 का करेक्ट आंसर डी है आपका। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जो है यही क्या किया था? मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सालग्य प्रयास किया था। नेक्स्ट सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? कई बार यहाँ पर आप क्या करते हैं, चैत्य स्तूप, गुहा वास्तुकला, स्तंभ, ये दो जो आपका बहुत ही कंफ्यूज करता है। तो आप आज हमेशा के लिए याद रख लीजिए, अगर मौर्य काल से निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण नमूना पूछा जाए तो याद रखिएगा स्तंभ जो था वह मौर्य काल का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नमूना है। क्या है? तो स्तंभ। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो करेक्ट आंसर क्या है? स्तंभ है। आज के बाद आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल को, इंडिका किसकी रचना है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्या इंडिका जो है वह किनकी रचना है? तो इंडिका आपका रचना किसका है? तो आपके सामने ऑप्शन में कौटिल्य, मेगास्थनीज, अलबरूनी या इत्सिंग। तो याद रखिएगा इंडिका जो आपका रचना है वह मेगास्थनीज का। ये 10th में पढ़े होंगे, 10th का संस्कृत में भी है और सोशल साइंस में भी है। तो इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? इसमें जितना सवाल है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है, तो आपको हम पहले बोल देते हैं जितनी भी सवाल है सब MBBI तौर पर, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन या पतंजलि? याद रखिएगा प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना किया था वो हरिसेन किया था। और प्रयाग प्रशस्ति जो आपका संबंधित है वह संबंधित है आपका समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। और इसका रचना कौन किया था? हरिसेन किया था। हरिसेन क्या किया था? समुद्रगुप्त के बारे में इसने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है 15 नंबर सवाल, क्या गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? पूछा जा रहा है क्या गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? ह्वेनसांग, फायान, इत्सिंग या वैंगतान? तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था उनका नाम क्या था? फायान। गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आया था उनका नाम क्या था? फायान। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, क्या गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो ह्वेनसांग। नेक्स्ट सवाल हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं, क्या भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल तो अंग्रेज काल। याद रखिएगा भारतीय इतिहास का कौन सा काल अगर स्वर्ण काल के रूप में पूछा जाए तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। भारतीय इतिहास का अगर कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुप्त काल। नेक्स्ट सवाल आता है कि अशोक किस वंश का शासक था? नंदवंश, मौर्य वंश, शैव वंश या पाल वंश? तो याद रखिएगा अशोक जो था वो आपका मौर्य वंश का क्या था? शासक था। अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। सिंपल सी सवाल था। 18 नंबर सवाल आता है, कौटिल्य किसकी कृति है? कौटिल्य को किसने लिखा था? कृति किसकी? यही पूछा जा रहा है। मेघदूत। कौटिल्य की कृति क्या है? मेघदूत है, अर्थशास्त्र है, मालविका अग्निमित्र है या ऋतु संहार है? तो याद रखिएगा कौटिल्य की इनमें से कृति क्या है? तो अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया था? अर्थशास्त्र। तो याद रखिएगा हमेशा याद रखना है कौटिल्य की कृति क्या है? तो अर्थशास्त्र। अगर पूछ ले अर्थशास्त्र किसकी कृति है तो कौटिल्य की।
नेक्स्ट आता है समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है, मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, बंसखेड़ा अभिलेख से, एहोल अभिलेख से। तो सिंपल से बात, समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है, तो प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। नेक्स्ट वाला आता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। याद रखिएगा पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो उदयन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आता है कि नवरत्न किसके दरबार में थे। नवरत्न पूछा जा रहा है मौर्य काल के समय, ठीक है। इस समय अकबर टिक आउट नहीं करना, यहाँ पर अकबर अच्छे ऑप्शन में भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका नवरत्न जो पूछा जा रहा है उस समय के बारे में पूछा जा रहा है, प्राचीन इतिहास से संबंधित पूछा जा रहा है। क्या नवरत्न किसके दरबार में थे, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो याद रखिएगा इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसी के दरबार में उस समय क्या था, नवरत्न था। नेक्स्ट आता है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, कालिदास, वानभट्ट, अश्वघोष या कौटिल्य। तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचनाकार है वो है आपका कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचनाकार है वो कौन है, तो कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है। नेक्स्ट आता है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से, अभी आपको हम तुरंत बताएं, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो प्रयाग प्रशस्ति का रचना किसने किया था, आपको हम तुरंत बताएं कौन किया था, तो हरिसेन किया था। और किससे संबंध रखता है, तो आपको हम तुरंत बताएं, तो समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति क्या रखता है, अपना संबंध रखता है। इन्हीं के बारे में लिखा गया है। तो 23 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट आता है प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी। प्राचीन समय में जो अभिलेख जो था, जिस पर लिखा जाता था, किसी प्रकार का कार्य किया जाता था, तो वह कौन सा राजा ने किया था। तो आपका ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने का जो शुरुआत किया था वो किया था अशोक। और आपका ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्या प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने का जो कार्य स्टार्टिंग किया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो अशोक के द्वारा। 25 नंबर सवाल आता है आपका, क्या किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। तो याद रखिएगा अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त या बिंदुसार। तो याद रखिएगा इसका जो 25 का करेक्ट आंसर है वो है आपका अशोक को क्या कहा जाता था, प्रियदर्शी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्य काल का उस समय जो टकसाल था उसका प्रधान कौन था। ऑप्शन है कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष। तो याद रखिएगा मौर्य काल का टकसाल का जो प्रधान था वो था आपका लक्षणाध्यक्ष। कौन था मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था, तो लक्षणाध्यक्ष था। नेक्स्ट वाला आता है पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है। पतंजलि का जो महाभाष्य है उनसे किसकी जानकारी मिलती है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ऑन बन जाता है, क्या महाभाष्य किसकी रचना है, तो पतंजलि का। और पतंजलि महाभाष्य की रचना किसकी जानकारी हमको मिलती है, मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की या इनमें से सभी की। पूछा जा रहा है क्या आपका जो पतंजलि महाभाष्य है इससे जानकारी किसकी मिलती है। तो याद रखिएगा पतंजलि महाभाष्य से जानकारी मिलती है वो मिलती है मौर्य काल की। पतंजलि महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य काल की। नेक्स्ट सवाल आता है क्या धम्म महामात्र, ये किसके धम्म महामात्र के अंतर्गत क्या नियम था। आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि धम्म महामात्र के अंतर्गत क्या नियम अशोक के द्वारा किया गया था। तो धम्म महामात्र किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, बिंदुसार। तो आपको हम बता चुके हैं क्या धम्म महामात्र किसके द्वारा स्टार्टिंग किया गया था, अशोक के द्वारा किया गया था। इनके अंतर्गत क्या नियम था आपको कमेंट करना है वीडियो पे, ठीक है। 29 नंबर सवाल आता है क्या अर्थशास्त्र एवं इंडिका किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र इंडिका, अर्थशास्त्र कौटिल्य की कीर्ति है और इंडिका मेगास्थनीज की। तो इनमें जो अर्थशास्त्र और इंडिका जो है इनमें किस वंश की जानकारी हम लोगों को मिलती है। आपके सामने ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण या सातवाहन। इनमें से बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो मौर्य है। अर्थशास्त्र और इंडिका से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट सवाल आता है क्या एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इनका निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था, चोल, पल्लव, चालुक्य या राष्ट्रकूट। तो याद रखिएगा एलोरा का कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो राष्ट्रकूट के द्वारा। 31 नंबर सवाल आता है
16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो उस समय 16 महाजनपद था, उनमें से 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद जो था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था? तो याद देखिएगा, इसका डायरेक्ट आंसर बताते कौन सा था, मगध था जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली उस समय का क्या था, महाजनपद था। नेक्स्ट आता है पुराण की संख्या कितनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कम से कम 3 से 4 बार ये सवाल अभी तक पूछा जा चुका है। क्या पुराण की संख्या कितनी थी? 16, 18, 20 या 19? तो आपको याद रखना है पुराणों की संख्या आपका 16 था। पुराणों की संख्या कितनी थी? तो 16 था। पूछा जा रहा है नेक्स्ट सवाल, क्या अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? सिंपल से सवाल पूछा है, क्या अर्थशास्त्र का जो है लेखक कौन है? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या चाणक्य या वेद व्यास? तो याद रखना अर्थशास्त्र का जो लेखक है आपको हम बताएं कौटिल्य या चाणक्य। कौटिल्य और कौन है? चाणक्य है। नेक्स्ट सवाल 34 नंबर सवाल आता है, क्या वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? वज्जी एक क्या था? जिला था, एक प्रकार का जिला था। उस समय वज्जी को क्या कहा गया था? सामाजिक ग्रंथ में वज्जी जो था इस क्षेत्र को क्या कहा गया था? गणतंत्र, गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा वज्जी को जो कहा गया था उस समय क्या कहा गया था? गणतंत्र कहा गया था। वज्जी को क्या कहा गया था? तो उस समय गणतंत्र कहा गया था। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया था? गणतंत्र। नेक्स्ट सवाल आता है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद जो था उनका शाब्दिक अर्थ क्या था? जहां लोग अपना घर बनाते थे, जहां लोग मवेशी रखते थे, और वो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है जनपद का अर्थ होता है क्या? जहां लोग अपना घर बनाते थे। जनपद का क्या अर्थ होता था? जहां लोग अपना घर बनाते थे। तो 35 का करेक्ट आंसर ए है कि जहां लोग अपना घर बनाते थे। नेक्स्ट आता है, क्या पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे? पंच चिन्ह वाला सिक्का उससे बनता था, तो ये सिक्का किसका बना होता था? सोना का, चांदी का या तांबे का या बहुत सौ दोनों? अर्थात आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी और तांबे, यानी कि बहुत सौ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी और तांबे दोनों का क्या बनता था? उस समय पंच चिन्ह वाले सिक्का बनता था, चांदी और तांबे का। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 37 नंबर आ जाता है, क्या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, उदयभद्र द्वारा या अजातशत्रु द्वारा? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना किया गया वह किया गया आपका उदयभद्र द्वारा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो उदयभद्र के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आता है, क्या तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो आपका कहाँ स्थित है? याद रखिएगा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है आपका वो पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो आपका पाकिस्तान में स्थित है। 39 नंबर सवाल आता है कि फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो याद रखिएगा जो आपका फहियान आया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फहियान क्या किया था? भारत आया था। नेक्स्ट सवाल आता है 40 नंबर, कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का जो है नेपोलियन वह किस शासक को कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर या चंद्रगुप्त मौर्य को? तो याद रखिएगा भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वह कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। और इसी के साथ हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का ये सिलसिला समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी प्रकार का अगर आपको एपिसोड देखना है, ऑब्जेक्टिव का जो तांडव हम लोगों का सीरीज चल रहा है, अगर आपको सबसे पहले देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन जो है उसे दबाकर ऑल पर सेट कर दे, ताकि आने वाले सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।